मेरा नाम विशाल है और मैं शिमला में रहता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले मुझे मेरे पिता का घर मिला, यानी मैं उसका मालिक बना। मैं इस वक्त लगभग 27 से लेकर 28 साल का हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है। मेरी माँ स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई थी लगभग आज से 2-3 साल पहले, और वो ऊपरी मंजिल पे क्योंकि हमारा घर, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 3 मंजिल का है और उसमें एक टोटल 12 बेडरूम्स है। तो मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यानी फर्स्ट फ्लोर पे मेरा कमरा है और मेरी माँ का कमरा सेकंड फ्लोर पे हुआ करता था। तो आज से लगभग 2-3 साल पहले मेरी माँ की मौत एक स्ट्रोक की वजह से ऊपरी कमरे में हो गई थी, यानी मेरे ऊपर वाले ठीक कमरे में। तो अब मैं इस कमरे को हमेशा ही लॉक करके रखता हूँ, ना ही उसमें कोई आता है और ना ही उसमें कोई जाता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा कुछ जानता था नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मतलब जब मैं बस जन्मने वाला था उस वक्त मेरे पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं। और सच कहूँ तो शुरुआती दौर में मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ गए, बट धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता हूँ मुझे ये बात पता चली कि मेरे पिता कहाँ पर है। तो ये जो घर है ये मेरे पिता के परिवार में कई सालों से है। मतलब ये घर मेरे दादा दादी या शायद उनके पहले ही शिमला में बनाया गया था। और अगर सच कहूँ तो ये एक आखिरी निशानी है मेरे पिता की जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मेरे दादा दादी भी कई साल पहले गुज़र चुके थे, और अगर मैं कहूँ तो क्योंकि मेरे पिताजी ने एक ही शादी की थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे मेरे अलावा, तो उनकी मौत के बाद ये जो बहुत बड़ा एस्टेट है शिमला में ये हमें मिल जाता है, मुझे और मेरी माँ को। जैसा मैंने कहा मैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा जानता तो था नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए थे। मेरी माँ बताती है मेरे पिता एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, या फिर मैं कह सकता हूँ थे। तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि वो जो भी करते थे उनका काम बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि हमें आज तक कभी पैसों की कमी नहीं हुई। और उसके अलावा भी मेरे पिता ने मेरे माँ के लिए एक ट्रस्ट बना के रखा था जिसके पैसे अब मुझे मिले हैं। तो अब मैं जानता हूँ कि मेरे पास सच कहूँ तो कितने ज़्यादा पैसे बचे हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा, अब मेरे पास एक 8 बेडरूम और 3 बाथ का एक बहुत बड़ा घर बचा हुआ था, और इस घर को एक रेनोवेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा भले ही हमारे पास पैसे थे बट हमने कभी भी इस घर को रेनोवेट करने का सोचा नहीं। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके रेनोवेशन पे ध्यान दूँ, और मैंने सोचा इसका रेनोवेशन मैं सबसे ऊपरी मंजिल से करता हूँ। सबसे ऊपरी मंजिल जो कि एक एटिक था, मतलब सामान रखने का स्टोर रूम जैसा आप बोल सकते हैं। तो इस एटिक में हमेशा से ही मेरी दिलचस्पी थी। तब भी जब मैं बच्चा था मुझे वहाँ खेलना, सभी पुरानी संदूकों को देखना, इधर उधर झांकना और काल्पनिक भूतों से खुद को डराना बहुत ज़्यादा पसंद था। हालांकि वह चीज़ें बहुत अच्छी थी, मतलब कोई भूत वगैरह जहाँ तक मैं जानता हूँ थे नहीं। सड़क को देखने वाली एक रंगीन कांच थी वहाँ पर, और उस खिड़की ने हमेशा ही मुझे बहुत अपने तरफ आकर्षित किया है। मैं इससे थोड़ा साफ़ करना चाहता था और वहाँ एक ऑफिस बनाना चाहता था अपने लिए, ताकि मैं अपना काम, अपना बिजनेस वहाँ से ही कर सकूँ सुकून से। क्योंकि जैसा मैंने कहा ऊपर एटिक में बहुत ज़्यादा आवाज़ें कुछ आती है नहीं, तो वहाँ मुझे बैठ के काम करने में बहुत अच्छा लगता। समस्या ये थी कि ये पूरा घर ही बहुत ज़र्ज़र हालत में था। दीवारें अब जैसे ढल रही थी। पिछले कई सालों से मुझे और मेरी माँ को ऐसा लगता कि शायद ये एटिक या ये घर कभी भी गिर सकता है। तो अब मेरी माँ के जाने के लगभग 1 साल बाद मैंने ये तय किया कि मैं इस पूरे घर की अच्छे से मरम्मत करूँगा, और शुरुआत मुझे इस एटिक से
करनी थी। तो जब मैंने इस एटिक की मरम्मत करने का सोचा, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि इधर बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी और मैं ये सोच रहा था कि क्या इस घर की मरम्मत के लिए मैं पैसे पिताजी वाले फंड से निकालूं या फिर कहीं से और जुगाड़ करूं। तो होता एक दिन ऐसा है कि मेरा ही एक दोस्त शिमला का, जिसकी एक ओल्ड एंटीक्स की दुकान है, वो मेरे घर आता है और मैं उसको लेके एटिक में जाता हूँ बस ये दिखाने के लिए कि इसकी मैं मरम्मत करने वाला हूँ और इस घर की, और शुरुआत यहाँ से करने वाला हूँ। तो मेरा दोस्त जब एटिक में पड़े हुए बहुत सारे सामान को देखता है तो वो मुझे कहता है कि दोस्त, तुम्हारे हाथ तो खजाना लग गया है। मैं पहले समझा नहीं कि इसका खजाने से मतलब क्या है, पर फिर उसने मुझे हर एक चीज़ का वैल्यूएशन बताया। मतलब वहाँ पे जो अलग अलग सामान रखे हुए थे, कुछ पुराने चेयर्स, कुछ पुराने संदूक और कुछ बहुत पुराने टेबल्स और एक ग्रामाफोन। तो मेरे दोस्त ने वहीं पे खड़े खड़े इसका एक वैल्यूएशन निकाला और वो मुझे कहता है कि इस एटिक में जो पुराना सामान है, अगर हम उसे एक अच्छे एंटीक वाले को बेच सके जो कि अच्छा दाम देने को तैयार हो, तो कुछ नहीं तो यहाँ से हमें 30 से लेके 35 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब मैं जानता था कि इस पूरे घर की मरम्मत का लगभग आधे से ज़्यादा पैसा तो मुझे इस एटिक के सामान को बेच के ही मिल जाएगा। तो इस एटिक से एक बीम थी जो कि पूरे घर को सपोर्ट कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये घर लगभग 300 साल पुराना है, लगभग 300 साल पुराना। हमारे पूर्वज यहाँ पे किसी एक बहुत अमीर इंसान के लिए काम किया करते थे और उस इंसान ने ही लगभग 300 साल पहले हमें ये ज़मीन और ये घर बनाने के लिए पैसे दिए थे। तो अब एक दिन मैं एटिक पे पहुँचता हूँ और मैंने सोचा अब इसकी मरम्मत शुरू करनी चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ईंट को मैं हटाने गया तो मैंने देखा उसके पीछे से एक ढीली ईंट थी। मतलब वो ईंट ऐसी थी जैसे कि बस उसे रखा गया हो। मैंने उस ईंट को हटाया और तब मैंने देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा पीला बॉक्स है। मैंने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और उस बॉक्स को धीरे से खोला। उस बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी दिखी मुझे और इस चिट्ठी पे लिखा था मेरे बेटे के लिए। डेट था 1934 और उस चिट्ठी पे मेरे पिता का नाम लिखा हुआ था। अब जहाँ तक मुझे पता था 1934 में मेरे पिता तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो फिर ये लेटर उनके लिए कैसे हो सकता है। बहरहाल मैंने उस बॉक्स को साइड में रख दिया और मैं अपना काम करने लगा। काम करते करते मुझे और एक चीज़ स्ट्राइक करती है और वो ये थी कि मैंने जब इस लकड़ी को थोड़ा इधर उधर किया तो मुझे पता चला इस घर की जो बीम है वो लकड़ी या पत्थर से नहीं बल्कि धातु से बनी हुई है। मैं सोच रहा था कि आज से लगभग 300 साल पहले घर की बीम धातु से बनाना ये कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो ना ही कोई मशीनरी हुआ करती थी जैसे क्रेन वगैरह, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बिना किसी क्रेन या एडवांस मशीनरी के इस तरह की बीम घर के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। मुझे पता नहीं ये इन लोगों ने कैसे किया होगा। तो खैर मैं थोड़ा बहुत काम अपने करता हूँ और थोड़ी साफ़ सफाई और मरम्मत करने के बाद आज का मेरा काम पूरा हो जाता है। अगले दिन सुबह मैं फिर से एटिक में आता हूँ और अपना काम यानी मरम्मत का काम शुरू करता हूँ। वैसे ही करते करते मुझे फिर से एक छोटा सा बॉक्स दिखता है और जब मैंने इस बॉक्स को खोला तो इस बॉक्स में मेरा नाम लिखा हुआ था, अ लेटर टू मी। मतलब एक चिट्ठी जो कि मेरे लिए रखी गई है और वो भी 1984 में। 1984 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये लेटर किसने रखा होगा? शायद ये मेरे पिता ने रखा होगा, पर उस वक्त तो वो लगभग 11 या 12 साल के होंगे।
तो उन्हें कैसे पता ये बात कि मैं पैदा होने वाला हूँ, और ठीक ये कि मेरा नाम वो क्या रखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा डाउट में आ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ मेरे पिता ऐसे लेटर्स या हमारे परिवार के लोग ऐसे लेटर्स इन बॉक्सेस में इस एटिक में क्यों रख रहे थे। भले ही उस वक्त मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ और मुझे लगा कि मुझे अभी के अभी इन लेटर्स को खोल के पढ़ना चाहिए, पर मैंने सोचा मैं आज का पूरा काम पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद इत्मीनान से बैठ के शाम को इन लेटर्स को पढ़ूंगा, क्योंकि ये लेटर अगर यहाँ पे रखे हुए हैं तो इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो फिर मैं अपने दिन का पूरा काम कंप्लीट करता हूँ और शाम को इन दोनों डब्बों को लेके मैं नीचे अपने बेडरूम में आ जाता हूँ। अब सच कहूँ तो उस शाम को मेरा एक दोस्त आ गया और हम दोनों पार्टी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जब मैं ये सब करके वापस लगभग 12:30-1 बजे घर आता हूँ तो मेरी और हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं इन लेटर्स को खोलूँ और पढूं। तो फिर मैं अब आराम से सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह फिर से वही रूटीन, मैं एटिक में जाता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ। पर इस बार मेरे हाथ जो चीज़ें लगती है उससे मेरा इंटरेस्ट और दिलचस्पी इन लेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब मेरे पास लगभग 5 लेटर्स थे। एक था 1984 से, एक था 1934 से, एक 1956 से, एक 1890 से और एक 1854 से। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लेटर्स है क्या और इन्हें हमारे परिवार के लोग क्यों ही एटिक में दीवारों के पीछे छुपा के बक्सों में रख रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये सारे बक्से मतलब 1854 से लेके 1984 तक ये सारे बक्से बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने सबसे पहले 1854 वाले बक्से को खोलने का सोचा, क्योंकि उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था। अब मैंने जब इस बक्से को खोला और इस लेटर को निकाला तो मैंने जो पढ़ा उस चीज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे पिता ने इस लेटर पे लिखा था कि मेरे बेटे, मुझे ठीक से तो पता नहीं कि मैं तुमसे कब सच में मिल पाऊंगा। तुम्हारी माँ ने ज़रूर मेरे बारे में बताया होगा कि मैं एक वैज्ञानिक था। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ था वो लोग टाइम ट्रैवल के ऊपर काम कर रहे थे, यानी लोग समय में आगे या पीछे जा सके। भले ही इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास तो था नहीं, पर क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट था और मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी तो मैं हमेशा से ही इस प्रोजेक्ट में टाइम ट्रैवल वाले काम करने लगा। साल था 1998 और अब लगभग हमारी संस्था को इन थ्योरीज पे काम करते हुए 10 साल हो गए थे। हमने एक कैप्सूल बनाई थी जो कि हमें टाइम में पीछे ले जा सकती है, और अब 5 साइंटिस्ट में से एक को उस कैप्सूल में बैठ के पीछे जाना था। अब मुझे पता नहीं क्यों और कैसे, पर मेरा ही नंबर आता है। मैं पहले तो थोड़ा घबरा जाता हूँ, पर मेरे दोस्तों ने और दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि मैं चिंता ना करूँ क्योंकि हमारा प्लान फुल प्रूफ है और वो हमें कुछ घंटों में ही वापस 1998 में ले आएंगे। तो जैसे मैं इस कैप्सूल में बैठता हूँ और मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता हूँ तो मैंने देखा कि मैं 1984 में पहुँच गया हूँ। 1984 और महीना था दिसंबर का। इस वक्त लगभग मैं 12 साल का हुआ करता था और मैं ठीक अपने घर के बाहर ही पहुँचता हूँ। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज ये कहती है कि हमें अगर टाइम ट्रैवल करके कभी पीछे जाने का मौका मिले तो हमें अपने आप से या अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हम कुछ इंसिडेंट्स चेंज कर देंगे जो कि होने वाले हैं, और प्रेजेंट में जो चीज़ें अभी मौजूद है इस पे उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
मतलब मैं अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं टाइम में पीछे जाके अपने आप को मार देता हूं या फिर अपने पिता को मार देता हूं, तो इससे आगे में तुम पैदा नहीं हो सकते और हमारा ये पूरा परिवार जो अभी तुम देख रहे हो वैसे हो नहीं सकता। तो बहरहाल मैंने ये तय किया कि मैं अपने से या अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलूँगा और ना ही उनसे बात करूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने जब कुछ चीज़ें नोटिस की तो मैंने देखा अब मैं दिसंबर 1984 में नहीं बल्कि सितंबर 1984 में हूँ। तब मुझे पता चला कि धीरे धीरे मैं और ज़्यादा टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, बजाय इसके कि वो लोग मुझे 1998 में ले आ सके। इस बारे में हमने बहुत बात की थी कि कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम जाने वाले इंसान को अभी के समय में न ला सके, बल्कि ये कि वो धीरे धीरे और भी टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाए। तो आज सितंबर 11 इस दिन को मुझे अच्छे से याद है कि मेरे माता पिता मेरे साथ बाहर घूमने गए थे शाम में, और इसीलिए मैं आज का दिन चुन रहा हूँ यहाँ पे घर में घुस के एटिक में ये लेटर रखने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये घर लगभग 300 साल पुराना है और मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी तुम किसी भी तरह से इन लेटर्स को प्राप्त करते हो तो तुम्हें ये बात पता चले कि मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं गया था, बल्कि मैं टाइम में फंस गया था। मैंने इस लेटर को बंद किया और सच कहो तो मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या मेरे पिता सच बोल रहे हैं कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, या फिर वो हमें छोड़ के जाने के पहले ये लेटर्स यहाँ पे छुपा के गए थे ताकि अगर कभी हम या मैं इस लेटर्स को देखता हूँ तो मुझे ये लगे कि मेरे पिता हमें छोड़ के नहीं गए थे, बल्कि वो एक टाइम ट्रैवलर थे। मगर अगर उनको ये बात मुझे बतानी ही थी तो वो ऐसे लेटर्स हमें घर पे भी भेज सकते थे या किसी और तरीके से भेज सकते थे। उन्हें इन लेटर्स को इस तरह यहाँ पे छुपाने की क्या ज़रूरत हुई होगी। अब मेरी दिलचस्पी इन लेटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगला लेटर मैं खोलता हूँ जो कि था 1956 से। इस लेटर को खोल के मैंने पढ़ना शुरू किया। बेटे, पिछले कई हफ्तों से मैं टाइम ट्रैवल करते हुए पीछे की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मार्च 1956 में आ चुका हूँ। इस शहर को ऐसे बदलते देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। शायद मैं समझ गया हूँ कि अब मेरी किस्मत में ऐसे ही पीछे जाना लिखा हुआ है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस बारे में। इस वक्त मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन 1956 में ये पैसे बहुत ही ज़्यादा मूल्य रखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ 100 रुपये के नोट है और कुछ 20 के नोट रखे हुए हैं। आज मैंने अपने पिता को और अपने दादा को घर के बाहर खेलते हुए देखा। मेरे पिता लगभग 11 या 12 साल के होंगे। मुझे मन तो बहुत हुआ उनसे जाके बात करूं, पर जैसा मैंने कहा कि ये करने से कुछ भी हो सकता है। मैं शायद फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को पूरी तरह बदल दूं अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो बहरहाल मैंने उनसे मिलने का फ़ैसला नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा है, तो अब बस में जाके ये लेटर एटिक में छुपाने वाला हूँ ताकि अगर कभी तुम्हें ये लेटर मिले तो तुम समझ पाओ कि मैं कहाँ हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, पर शायद मैं जानता हूँ ये करना कभी भी संभव नहीं होगा। लेटर ख़त्म हुआ और अब मेरे आँखों में कुछ आंसू थे।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सच में मेरे पिता ने भेजे हैं या फिर किसी और ने। शायद मेरी माँ ने ही छुपाए होंगे। पर मेरी माँ ने ऐसा क्यों ही किया होगा? मतलब ये करने से उन्हें क्या मिलेगा? अगर वो ऐसी कोई कहानी गढ़ना या मुझे बताना चाहती ही थी तो वो मुझे खुद किसी तरह से ये बता देती। मगर लेटर लिख के यहाँ छुपाना, ये कैसे और क्यों किया होगा उन्होंने? अब मेरे हाथ में 1934 वाला लेटर था। मैंने भरे हुए मन से इस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, अब मैं सितंबर 1934 में आ चुका हूँ। यहाँ मेरे पैसे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े नोट ना ही देखे हैं और ना ही वो जानते हैं कि ऐसे नोट आगे आ भी सकते हैं। मुझे यहाँ पास के मिल में काम करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए। मैं हर रात पोस्ट ऑफिस के बाहर सो रहा हूँ। हाँ, वही पोस्ट ऑफिस जो तुम जानते हो शायद। मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम ये लेटर पढ़ रहे हो वो पोस्ट ऑफिस आज भी वही होगा। आज मैंने अपने दादा दादी को देखा। वो घर के बाहर बैठे हुए थे। दादा इस वक्त 17-18 साल के होंगे और दादी 14 साल की। तुम जानते नहीं हो मगर उनकी लव स्टोरी इस पूरे शहर में बहुत मशहूर है। और आज जब मैंने उन्हें देखा तो मैं समझ गया ऐसा क्यों है। वो एक दूसरे से हमेशा ही उतना प्यार करते थे, शायद इसीलिए। दादा कुछ साल बाद एक क्रांतिकारी संगठन को ज्वाइन करने वाले हैं और 1944 में जेल भी जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बोलूं कि किस घटना के लिए उन्हें जेल जाना होगा, मगर फिर मुझे अपनी कही हुई वो बात याद आती है कि मैं पास की किसी भी घटना को छेड़ नहीं सकता। घर में कुछ काम चल रहा है तो मैं एक वर्कर बन के इन लोगों के साथ आज एटिक में जाके ये लेटर छुपाने वाला हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो गए। मैंने बाकी के लेटर्स को संभाल के दूसरी तरफ रख दिया। मैंने सोचा अब मुझे अपना काम करना चाहिए। पर फिर मुझे इन लेटर्स को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन भी हो रहा था। और अब मैंने अगला लेटर उठाया। इस पे डेट लिखी हुई थी 1890। शायद ये लेटर्स फेक होंगे, मगर फिर भी ये कहानी सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प लग रही थी। और फिर मैंने 1890 के इस लेटर को पढ़ना शुरू किया। बेटे, अब मैं 1890 में आ चुका हूँ। यहाँ पे अब मैं किसी को नहीं जानता। नोट तो अब ठीक से काम भी नहीं करेंगे। चारों तरफ ब्रिटिश ऑफिसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारा ये शहर पूरी तरह अलग लगता है। तुम सोच भी नहीं सकते ये इतना अलग होगा आज से 100 साल पहले। अपने घर में खेती का काम हो रहा है और मैं वहाँ पे काम मांगने के लिए पहुँचा हूँ, मगर इन लोगों ने मुझे काम न देके अपने घर में रहने दिया है। पता नहीं यहाँ मैं कितने दिनों तक रुकूंगा और कब मैं फिर से टाइम ट्रैवल करके किसी और साल में चला जाऊँ। उम्मीद करता हूँ तुम दोनों ठीक होगे, यानी तुम और तुम्हारी माँ। सच कहूँ तो अब मुझे सोने से भी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कब मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और उठने पे पता नहीं मैं किस ज़माने में पहुँच जाऊँ। मैंने बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा किए हैं, यानी गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं जैसे पीछे जाऊंगा नोट तो काम करेंगे नहीं, बट गोल्ड यानी सोना ज़रूर काम करेगा। अपना ख्याल रखना मेरे बेटे। मैंने लेटर को बंद किया और अगला वाला उठाया। इस पे डेट लिखी हुई थी 1854। ये आखिरी लेटर था जो कि मेरे पास है, मगर मैंने सोचा कितने ही ऐसे और लेटर होंगे जो कि मेरे पिता ने लिखे हैं और वो मुझे कहाँ मिलेंगे। बहरहाल मैं 1854 की इस चिट्ठी को खोलता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। बेटे, अब मैं 1854 में आ चुका हूँ। पहले मैं हर 4 या 5 दिन में टाइम ट्रैवल कर रहा था,
पर अब पिछले कुछ समय से ये अवधि थोड़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं एक समय और एक जगह पे लगभग 3 से 4 महीने रुक जाता हूँ और अब मैं वापस अपने घर पे आ चुका हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं इनका ही एक दूर का रिश्तेदार हूँ। बहुत अजीब लगता है, जिन लोगों को मैंने 1890 में इतना बूढ़ा देखा था, ये लोग अब इतने जवान दिख रहे हैं। पर अब शायद मैं भी थक चुका हूँ और कहीं सड़क पे सोना या ऐसा कुछ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसीलिए पिछले कई बार से अपने ही घर पे मैं वापस आ जाता हूँ और इनके साथ ही रहता हूँ। हाँ, मगर जैसा मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों से मैं किसी भी तरह से ना जुड़ूं या फिर इनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से मैं दखल अंदाजी ना करूं, जिससे कि मैं फ्यूचर में होने वाले किसी भी इवेंट पे कोई भी असर ना डाल सकूं। इस चिट्ठी को बंद करके मुझे ऐसा लगा कि शायद और भी चिट्ठियाँ होनी चाहिए। अगले कई दिनों तक मैंने बहुत आराम से एटिक में चिट्ठियाँ ढूंढी। मुझे ठीक एक तरफ एक बॉक्स मिलता है। ये पहले वाले बॉक्सेस से बहुत अलग दिख रहा था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने इसे खोल के देखा। हाँ, इसमें चिट्ठियाँ थी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ जिसमें डेट्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी। मैंने पहली चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटे, मैं 1770 में आ चुका हूँ और हाँ, यहाँ कोई भी नहीं है। हमारी ज़मीन पूरी तरह खाली पड़ी है और इस पे बस अब कुछ सालों में ही काम शुरू होगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे अपने परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन खरीद लूँ। मैं जाता हूँ और उनसे अपने पास रखे हुए गोल्ड कॉइन से ये ज़मीन खरीद लेता हूँ। मैंने कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा है जो कि इस ज़मीन पे मेरे साथ काम करेंगे और हम अब इस घर को बनाएंगे। ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे दोस्त बन चुके हैं। पता नहीं क्यों, मगर अब मैं ज़्यादा पीछे टाइम ट्रैवल कर नहीं रहा हूँ, ऐसे जैसे कि मैं इस समय पे आके रुक चुका हूँ। मैंने सोचा है कि क्योंकि घर की बीम्स अगर लकड़ी से बने तो ये 1998 तक टिक नहीं पाएगा और ये घर रुक नहीं पाएगा। इसलिए मैं अपने घर के लिए मेटल की बीम्स इस्तेमाल करूँगा ताकि ये घर कई सालों तक चले और तुम ये लेटर्स पढ़ पाओ। अगली चिट्ठी 1773। बेटे, अब ये घर पूरी तरह से बन चुका है और ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे हमेशा दिखा है। मैं पिछले कई सालों से इसी समय में हूँ और मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा। इस ज़मीन के चारों तरफ कई लोग रहने आए हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं। मैं इस वक्त यहाँ के सबसे अमीर लोगों में एक बन चुका हूँ और ये कि मैं ही इस शहर को बसाने में कामयाब होने वाला हूँ। अगली चिट्ठी 1775। अब मुझे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है। ये सारा शहर लगभग बस चुका है और मैं बस अब अपने घर पे ही रह के प्रॉफिट्स कमाता हूँ, मगर मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है। अगली चिट्ठी 1780। आज मैंने उनको देखा, हमारे पूर्वजों को, हमसे लगभग 9 पीढ़ी पहले वाले लोग। वो यहाँ काम मांगने के लिए आए हैं। मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की और उनका आदर सत्कार किया और मैंने उन्हें घर में रहने की भी जगह दी है। हमेशा याद रखना, ये लोग हमारे पितृ हैं। ये पूरा परिवार अब मेरे साथ ही रहता है। तुमने भी सुना होगा कि ये ज़मीन हमारे परिवार को मिली है और किसी एक बहुत भले आदमी ने ये ज़मीन हमारे परिवार को दी थी। हाँ, हमारा परिवार जिस आदमी के बारे में बात करता है वो भला आदमी जिसने उन्हें ये ज़मीन जायदाद भेंट में दी, वो और कोई नहीं
बल्कि मैं हूँ तुम्हारा पिता। मुझे पता है अगले 15 सालों में मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अगली चिट्ठी 1785। बेटे, अब मैं 50 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, मगर दिखने में 80 का लगता हूँ। अब मुझ में ज़्यादा दम भी नहीं है कि एटिक में जाके मैं इन चिट्ठियों को छुपा सकूँ तुम्हारे लिए। शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी होगी जो कि तुम पढ़ोगे। ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार के इतने पैसे होने का कारण मैं ही हूँ। बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ और खाना खाऊं, मगर मैं ये नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाया हो, पर मेरा ऐसा कभी भी कोई इंटेंशन नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम और तुम्हारी माँ ठीक होंगे। अलविदा बेटे, अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा सोचता हूँ कैसी रही होगी मेरे पिता की ज़िंदगी। वो जानते थे कि वो अपने असली परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे, यानी मेरी माँ, अपने पिता, माता, दादा या मैं। पर फिर भी उन्होंने समय में वो सारा काम किया जो कि हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पिता को, और इसीलिए आज मैं आप सभी के साथ ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। शायद आप में से कई लोगों को इस कहानी पे यकीन ना हो, जैसे कि पहले मुझे भी नहीं हुआ था। पर तब थोड़ी ही देर में मेरे हाथ में एक ट्यूब लगती है, एक ट्यूब जो कि अच्छे से बंद की हुई थी। मैंने जब उस ट्यूब को खोला तो उसके अंदर मुझे एक पेंटिंग दिखी। एक पेंटिंग जिसमें एक आदमी एक सूट पहन के एक चेयर पे बैठा हुआ है। हाँ, ये हमारे ही घर के निचले फ्लोर की एक चेयर थी और वहाँ पे एक आदमी सूट पहन के बैठा हुआ था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे, और ये वही आदमी है जिसने हमारे इस परिवार को ये घर गिफ्ट किया। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने पिता को, वो जहाँ कहीं पर भी है। मैं नहीं जानता कि कभी मैं उनसे मिल पाऊँगा भी या नहीं। मैं नहीं जानता कि टाइम ट्रैवल किस तरह से काम करता है, पर हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पिता ने मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए जो भी किया, वैसा कोई भी अपने परिवार के लिए नहीं करेगा। थैंक यू डैड।